बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा बाहर ना निकलें प्लीज़, क्योंकि वायरसेस मतलब कोविड के अलावा बाकी वायरसेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुए हुए हैं। खैर, वी वर ऑन यूनिट नंबर 5 डैफोडिल्स, और उसमें हमने जो है वो उसके हमने पहले देखे थे फिगर्स ऑफ स्पीच, और उसके बाद हमने स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन और उसी में फिगर्स ऑफ स्पीच भी फाइंड आउट किए थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम जो है वो नोट्स से क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और मैं आपके लिए उनको एक्सप्लेन करूँगी। यूनिट 5 आप में से जिन्होंने नोट्स ले लिए हैं और जिन्होंने नोट्स नहीं लिए सब चैप्टर्स के, आप लोगों ने नोट किया होगा कि हर यूनिट में पहले जो है वो आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ये सेंटेंसेस बेसिकली वो पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं जो आ सकते हैं आपके एक चैप्टर में से। इसी में हमारे पास एक्सरसाइज भी सॉल्व हुई भी आपको मिलेगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द मेन पॉइंट जो हमने आज करना है, दैट इज़ क्वेश्चन आंसर्स। पेज नंबर 53 पे एक्सरसाइज ये है आपकी क्वेश्चन आंसर्स की। अच्छा, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके जनरल क्वेश्चंस हैं, जो ओवरऑल जो आपके सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 आता है पेपर में, उसमें क्वेश्चन आंसर्स आते हैं जिसमें चैप्टर्स में से भी आते हैं, पॉइंट्स में से भी आते हैं, तो वहाँ पे आ सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्टेंजा के साथ लिंक होते हैं, तो जहाँ पे कोई क्वेश्चन जो है वो स्टेंजा के साथ लिंक होता है वो मैंने आगे मेंशन कर दिया हुआ है। लेकिन इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपको स्टेंजा दिया हुआ हो तो नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए होंगे वो जो है उनमें कोई एक जनरल क्वेश्चन भी दिया हुआ हो, थीम के बारे में पूछ लिया हो, मेन आइडिया पूछ लिया हो, तो वो भी पॉसिबल है। जिन स्टूडेंट्स को स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन का आइडिया नहीं है, हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने के बाद उसको भी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का? द पोएम इज़ सेंट्रल आइडिया कहते हैं हमारा जो मेन आइडिया होता है, जो मेन बात पोइट हमें कन्वे करना चाहता है। हमारी पोएम का मेन आइडिया क्या है? द पोएम इज़ अ ट्रिब्यूट टू नेचर एंड इट्स मैनिफेस्टेशन इन ऑल इट्स ग्लोरी। हमारी जो पोएम है वो एक ट्रिब्यूट है, एक खिराज तहसीन पेश करने के लिए लिखी गई है, किसको? नेचर को, और उसकी तारीफ़ बयान करती है, उसकी बड़ाई बयान करती है पोएम हमें, किसकी? नेचर की। इट ब्यूटीफुली प्रेजेंट्स द अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर। हमें बहुत खूबसूरती से जो है वो पोएम के अंदर नेचर, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारा, वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने बनाई है उनकी खूबसूरती के बारे में बताया गया है कि वो हमें कितना एक्साइट कर देती हैं, कितना हैरान कर देती हैं और हमें अपनी तरफ खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ रोमांटिसिज्म। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारा जो पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ है वो रोमांटिक पोइट है। रोमांटिक्स होते हैं जो नेचर की खूबसूरती को बयान करते हैं। तो जो पूरी पोएम है उसकी जो थीम है वो रोमांटिसिज्म होता है, नेचर की खूबसूरती बयान करना, तो उसके इर्द गिर्द घूमती है। एंड कास्ट अ प्योरीफाइंग एंड एंड्योरिंग इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। और एक जो है वो बहुत ही साफ शफाफ, हमारे दिल को साफ़ कर देने वाला, सहर अंदेज कर देने वाला जो है वो इम्पैक्ट, एक असर छोड़ती है हमारे ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम। डैफोडिल्स बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोएम में? द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट द प्योरीफाइड एंड अट्रैक्टिव इमेज ऑफ नेचर। डैफोडिल्स जो है वो बेसिकली एक बहुत ही साफ शफाफ और जो है खूबसूरत, ऐसी खूबसूरती जो खुद को हमें अपनी तरफ खींचे, उस किस्म की नेचर को जो है वो प्रेजेंट करती है कि जो हमारी नेचर है, वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, इंसानों की बनाई हुई चीज़ें उसका मुकाबला नहीं कर सकती। फिर वो कहता है द डैफोडिल्स आर मैंशनड एज अ होस्ट बाय द पोइट। डैफोडिल्स जो है वो पोइट ने किस तरह मेंशन किया है, उनको एक पोइट की तरह मेंशन किया है कि जो खूबसूरती है इस दुनिया की वो हमें अपनी तरफ बुलाती है, वो कहती है कि आओ मैं तुम लोग को एंटरटेन करूँ। This is intentionally done by the poet in order to make us realize the importance of natural and beautiful things in our life. ये क्यों किया है पोइट ने ऐसा, डैफोडिल्स के थ्रू जो है वो ये मैसेज क्यों कन्वे किया है? क्योंकि पोइट हमें ये रियलाइज़ कराना चाहता है, इस बात का एहसास दिलाना चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में खूबसूरत चीज़ों की और वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं उनकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वेल डू मेमोरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोइट। लास्ट स्टैंजा में हमारे पास जो है वो पोइट कहता है व्हाट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉट। फोर्थ स्टैंजा में भी कहता है और फिर थर्ड स्टैंजा में बेसिकली वो ये लाइन कहता है और फोर्थ स्टैंजा में उसको वो मेमोरीज फ्लैश बैक कर रही हैं।
तो हमें वो पूरा जो है वो एक्सप्लेन फोर्थ स्टैंजा में उसने किया है कि कौन सी वेल्थ की वो बात करता है। तो वो कहता है वेल्थ ऑफ प्लेयर, खुशी जो है, सुकून का एहसास जो है, उसकी नेमत दी है, उसकी दौलत दी है हमें किसने, उन मेमोरीज़ ने जो उसको फोर्थ स्टैंजा में याद आती हैं। When the memory of the daffodils flash on his inward eye, this blesses him with inner satisfaction and peace। और जब उसको वो daffodils वाला सीन याद आता है, वो मेमोरी याद आती है, उसके माइंड में फ्लैश करती है, तो उसकी जो अंदर की आंख है वो क्या करती है, वो उसके दिल को सुकून से और अमन से भर देती है। Then we have fourth question, list the words that heighten the sound effect in the poem। वो कौन से वर्ड्स हैं जिनके थ्रू जो है वो हमें एक सिर्फ पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक पूरा इमेज प्रेजेंट किया। इमेज में हम चीज़ों को मूव करते, साउंड्स प्रोड्यूस करते भी देख सकते हैं। तो पोइट ने हमें कौन से वर्ड्स ऐसे हमारे पास पोइम में यूज़ किए हैं जिनसे हमें साउंड्स भी सुनाई देती हैं। The poet has used different expressions to heighten the sound effect in the poem, like the fluttering and dancing daffodils in the breeze। जब हम कहते हैं कि डैफोडिल्स जो है वो हवा के साथ लहरा रहे हैं, तो जब पौधे लहरा रहे होते हैं तो हमें हल्की हल्की हवा की आवाज़ भी आती है, पत्तों के फड़फड़ाने की आवाज़ भी आती है। तो वो जो है ना, हमारे पास वो एक इमेज क्रिएट किया गया है। स्टार्स दैट ट्विंकल ऑन मिल्की वे, जब हम बहुत ही ज़्यादा सुकून में होते हैं तो हमें इर्द गिर्द की आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर मार्जिन ऑफ अ बे टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली लांस एटसेट्रा, इस किस्म के वर्ड्स उसने यूज़ किया जिसे एक पूरा इमेज उसने हमारे सामने क्रिएट कर दिया है। Along with that, the poet has been very conscious about the rhyming scheme as well। और इस सब के साथ जो है वो एक रिदम क्रिएट किया है, एक राइमिंग स्कीम डेवलप कर दी है उसने, कि वर्सेस के एंड पे मिलते जुलते वर्ड्स यूज़ किए हैं उसने। तो वो जो है, जैसे गे, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, और मार्जिन ऑफ द बे, तो ये मिलते जुलते वर्ड्स उसने वर्सेस के एंड पे यूज़ किए हैं, राइमिंग वर्ड्स यूज़ किए हैं। तो इससे भी क्या है, उसने एक बेटर साउंड इफेक्ट प्रेजेंट किया है। एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या है, हाउ हैज़ द पोइट हाइटेंड द इम्पैक्ट ऑफ पोएम बाय यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज। तो पोइट हैज़, हमने फिगरेटिव लैंग्वेज जो है वो हमने फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए हैं। The poet has heightened the impact of the poem by using figurative language। He paints the picture of lakes, hills, trees and stars in an artistic way। हमने देखा था कि उसने क्या किया, इमेजरी क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच में से एक जो है वो हमारे पास क्या है, इमेजरी है, जिसमें पोइट ऐसी लैंग्वेज यूज़ करता है कि हमारे सामने पूरी की पूरी पिक्चर प्रेजेंट हो जाती है, हम उसको खुद भी इमेजिन करना शुरू हो जाते हैं कि वो कैसा लग रहा होगा वो इमेज। फिर कहता है कि द पोइट हैज़ पर्सोनिफाइड द डैफोडिल्स एंड हैज़ कंपेयर्ड देम विद स्टार्स इन द गैलेक्सी। और उसके अलावा उसने इमेजरी के अलावा उसने पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ की है, और सिमिलीज यूज़ करके उसने जो हमारे हैं डैफोडिल्स हैं उनको कंपेयर किया है, स्टार्स से भी किया है और वेव्स से भी किया है। मोर ओवर ही ड्रीम्स टू डांस विद डैफोडिल्स। और फिर हमें उसने एक ड्रीम की पिक्चर भी प्रेजेंट की हुई है कि वो भी डैफोडिल्स के साथ डांस करना चाहता है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? जैसे मैंने बोला कि जिन लोगों को हमारी स्टेंजा कॉम्प्रहेंशन का आइडिया नहीं है, आपके पास पेपर में क्या होता है, आपको एक स्टेंजा दिया हुआ होता है। पहले तो आपने करनी होती है उस स्टेंजा की पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब है टू रीफ्रेज द लाइंस इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। पैरा और फ्रेज दोनों वर्ड्स, पैराग्राफ और रीफ्रेज का मिक्सचर बना के हम पैराफ्रेजिंग कर देते हैं इसको। तो इसका मतलब है कि वही जो पोइट्री वाली वर्सेस हैं आपकी, आपने उनको अब जो है वो प्रॉपर सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है। पैराफ्रेजिंग में आप, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 6 वर्सेस हैं एक स्टेंजा में, तो आपके पास पैराफ्रेजिंग में भी 6 सेंटेंसेस ही होने चाहिए, या मैक्सिमम 7, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। आप खुद से अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ऐड नहीं कर सकते कि आई थिंक द पोइट वांट्स टू से दिस दिस। हम वो चीज़ें ऐड नहीं करते, वो सब हमारी एक्सप्लेनेशन में आ जाता है जब हम डिटेल्स देखते हैं। जैसे उर्दू में एक होती है तशरीह, तशरीह में आप पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं, और एक होता है नसर, जिसमें आप उसी वही जो पोइट्री वाली फॉर्म होती है उसको प्रॉपर सेंटेंसेस की फॉर्म में ले आते हैं। तो पैराफ्रेजिंग इज़ एक्चुअली नसर, हमने नसर करनी है इसकी। अच्छा, फर्स्ट स्टैंजा है हमारे पास, फर्स्ट स्टैंजा की हम पैराफ्रेजिंग देखेंगे। फर्स्ट स्टैंजा की पैराफ्रेजिंग हमने क्या की है, द पोइट वाज वॉकिंग अलोन लाइक अ क्लाउड। फर्स्ट लाइन कवर हमने कर दी है, दैट फ्लाइज इन द एयर ओवर वैलीज एंड हिल्स। हमने फर्स्ट 2 वर्सेस इसमें फर्स्ट सेंटेंस में कवर कर ली हैं।
फिर हम कहते हैं ही सडनली सॉ सम डैफोडिल्स ग्रोइंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री बिसाइड द लेक। हमने नेक्स्ट 2 लाइन्स भी कवर कर दी हैं। दे सीम टू बी डांसिंग व्हेन देयर हेड्स मूव्ड विद द ब्लोइंग बर्ड। और नेक्स्ट 2 वर्सेस हमने एक ही सेंटेंस में कवर कर लिया है। तो हमने वो 6 के 6 वर्सेस जो है वो 3 सेंटेंसेस के अंदर 2 वर्सेस एक सेंटेंस के अंदर कवर करके हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। आपने भी ऐसे ही करना है। आप खुद से भी पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, लेकिन पैराफ्रेजिंग जो है करने का तरीका है कि हम पोइट के रेफरेंस से स्टार्ट करते हैं। हम कह सकते हैं द पोइट सेज और आगे वो जो भी बात कह रहा है। यहाँ पे पोइट जो है वो पहली ही लाइन में कह रहा है कि मैं चल रहा था, तो हम पोइट के एक्शन की तरफ जंप कर देंगे। द पोइट वॉज वॉकिंग अलोन, इस तरह से करना है। अच्छा, फिर जो है आपके पेपर में पैराफ्रेजिंग के क्वेश्चन के बाद एक और उसी क्वेश्चन में पार्ट होता है। उसमें भी आपको एक स्टेंजा दिया हुआ होता है, स्टेंजा लिखा हुआ होता है, और उसके साथ जो है ना नीचे आपको क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो क्वेश्चंस उसी स्टेंजा में से होते हैं। अब स्टेंजा में से होने का मतलब ये है कि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। लाइक आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच स्टेंजा में पोइट ने यूज़ की है। अब वो फिगर ऑफ स्पीच सामने स्टेंजा में लिखी हुई नज़र नहीं आएगी आपको, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो। तो इसलिए जो है वो स्टेंजास को समझना, जो आपकी पोइम है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो आप खुद से कभी भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, जब भी हम जो है ना पैराफ्रेजिंग अटैम्प्ट करेंगे या हम स्टेंजा के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे, तो एक अच्छा इम्प्रेशन डालने के लिए हमने क्या करना है, हमने पैराफ्रेजिंग करने से पहले भी और क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट करने से पहले भी हमने रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट देना है। रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या करना है, टाइटल ऑफ पोएम और नेम ऑफ पोइट लिखना है। पोएम जो है वो दोनों क्लासेस में हमारे पास फ़िलहाल कौन सी है, एक डैफोडिल्स ही है और पोइट का नाम विलियम वर्ड्सवर्थ है। इसलिए बराए मेहरबानी विलियम वर्ड्सवर्थ के स्पेलिंग सही से याद करिएगा। एक ही पोइट का नाम याद करना है, वो सही से कर लीजिएगा। अच्छा, फर्स्ट स्टैंजा के हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन कौन से हैं, उनको हम देख लेते हैं। विच पोइटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस स्टैंजा। हमने जो है वो स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन में देखा था कि इन द वेरी फर्स्ट लाइन पोइट हैज़ यूज्ड अ सिमिली wander lonely as a cloud. Moreover, he has used the technique of personification by giving humanly attributes to daffodils. वो होस्ट वाली एग्जाम्पल आ गई इसमें। he has personified them as a host that is fluttering and dancing. हमने इसमें जो है वो वैलीज़ और हिल्स वाली बात नहीं करनी है। हमने इसमें ये नहीं बताना कि उसने कहाँ देखा था, क्या कर मतलब कहाँ देखा था डैफोडिल्स को, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज़ वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेके आना। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास कोई भी पोइटिक डिवाइस नहीं यूज़ हुई थी। अच्छा, पोइटिक डिवाइसेस हमारी जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, जो राइटिंग की टेक्निक्स हैं, जब वो पोइट्री में यूज़ कर दी जाए तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कह देते हैं पोइटिक डिवाइसेस। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने तो पहले फिगर्स ऑफ स्पीच कराई हैं, अब पोइटिक डिवाइसेस पूछिए। वही फिगर्स ऑफ स्पीच जब हम पोइट्री में यूज़ करते हैं तो वो पोइटिक डिवाइसेस बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फर्स्ट स्टैंजा का। What was the poet doing? क्या कर रहा था पोइट? He was wandering lonely as a cloud that flies high over the vales and hills. To the point हमने आंसर कर दिया। What did the poet see and where? क्या देखा उसने? He saw a host of golden daffodils. कहाँ देखा? Beside the lake and beneath the shadow of a tree. What were the daffodils doing? The daffodils were fluttering and dancing in the breeze. Being a lovely host, they were presenting to him welcome songs and wishes. अब क्योंकि हमारा आंसर बहुत ही छोटा बनता था, आंसर हमारा यहाँ पूरा हो जाता है, daffodils were fluttering and dancing in the breeze। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके पास क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आते हैं, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हम जो है वो अपने इसी पार्ट को एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट सेंटेंस में कि वो एक लवली होस्ट होने के नाते जो है वो क्या कर रहे थे, वो उसको वेलकम विशेस और सॉन्ग्स प्रेजेंट कर रहे थे कि तुम आओ, हम बहुत खुश हैं, तुम हमें मिलने आए हो। तो हम इस किस्म के एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं। रिमेंबर व्हेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन आंसर्स, तो आपको जो लिमिट दी हुई है, वर्ड्स लिमिट, आपने उसको फॉलो करना है। इवन इफ़ आपका एक सेंटेंस में आंसर ख़त्म हो रहा हो, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन के आंसर के मार्क्स 3 हैं तो आपने उन 3 मार्क्स को हमेशा जस्टिफाई करना है, ना उससे ज़्यादा लंबा लिखना है, ना बहुत छोटा लिखना है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन रिलेटेड टू
दिस पार्ट कॉम्प्रिहेंशन, स्टैंजा कॉम्प्रिहेंशन के स्टैंजा की कॉम्प्रिहेंशन कैसे आती है, तो जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो फिर हम जो है वो पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में कैसे जो है वो आएगा। वैसे 9th के स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज़ को देख चुके में हैं। 8th को अभी इसलिए नहीं कराया क्योंकि 8th का सिलेबस अभी काफ़ी थोड़ा, मतलब उनको हम थोड़ा जूनियर लेवल पे लेके चल रहे हैं, तो उनको भी इतना ज़्यादा हमने उस पर फोकस नहीं कराया था। लेकिन अगर 8th वालों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा या 9th वालों को कोई इशू आ रहा है, तो जस्ट लेट मी नो। तो फिर हम जो है मैं आपको इसको प्रॉपर पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग भी समझा दूँगी। टिल देन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।